हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपने सेकेंड लेसन में जो लेसन का नेम है वो है द राइज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया। तो उसमें आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जाना। ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से हमारे इंडिया में एंट्री ली थी, ठीक। उनका एंट्री लेने के बाद उनका जो कह सकते हैं कि उनके अंदर का जो भावनाएं थी वह कैसे यहाँ पर फैलती चली गई और वह क्या इंटेंशन लेकर आया। लेकिन उसमें कई सारी जो उनके रहस्यमय विचार छुपी हुई थी। हम इस चैप्टर में कुछ उनकी रहस्यमय विचारों को भी बताने का प्रयास करेंगे, आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम आज का जो टॉपिक आपके सामने रखने जा रहे हैं, आज का जो हम आपको बताएंगे वह है अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। कंपनीज, अब एक कंपनी नहीं है। ब्रिटिश के आने से पहले भी भारत में कुछ कंट्रीज की कंपनी यहाँ पर ट्रेडिंग कर रही थी। इसी को तो देखकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आने का मन बनाई थी। तो हम इसी पर आज विचार करें। आप ऑलरेडी जानते हैं स्टूडेंट्स कि इंडिया में जो फर्स्ट टाइम जो कंपनी एंट्री ली थी तो वो पोर्टुगीज, यानी कि उसका नेम जो है वह पुर्तगाल है। क्या है? पुर्तगाल। इसके पीछे हम एक थोड़ी सी आपका सेक्रेसी नॉलेज भी देते हैं कि उसमें भी पोर्टुगीजों का जो यहाँ पर आने का मन हुआ था वो कैसे बना। ये भी आप ऑलरेडी जानते हैं कि पोर्टुगीज का फर्स्ट जो ट्रेवलर थे, पायनियर थे, जिनका नाम था वास्को डी गामा, उन्हीं को श्रेय जाता है भारत की खोज का। तो वह जब इंडिया में आने का मन बनाया था तो उस समय जो मार्ग, जो रूट था, उस रूट पर अरबियनों का कब्जा था। उनका यहाँ पर पूरी तरह से आधिपत्य था, कैचरिंग था। तो उन्होंने उस मार्ग को छोड़कर एक दूसरे मार्ग को उन्होंने तलाशा और वहीं समुद्री मार्ग के द्वारा वह भ्रमण करते हुए इंडिया में वह फर्स्ट टाइम और फर्स्ट जिस प्लेस पर वह आए थे वह था कालीकट, जो वर्तमान में केरल में। और जब वो यहाँ पर आए तो उस समय उनको जो उनके लायक जो आइटम्स दिखाई दिए वह था स्पाइसेस, यानी कि मसाला। और मसालों का जो आइटम उनको दिखा, उसी आइटम को यहाँ से वह पूरी तरह से वो अपना खरीदारी किए और उसको फर्स्ट टाइम वो अपने यूरोपियन मार्केट में सेल किए। और इस क्रम में वहाँ पर उस आइटम का जो सेल रहा वो उनके आशा के विपरीत रहा और इस क्रम में वह दिन प्रतिदिन काफ़ी तेज़ी से बढ़ते चले गए। अब आज हम उस पोर्टुगीज के बाद, यानी कि पुर्तगाल के बाद जो यूरोपियन कंट्रियों का इंडिया में आने के लिए जो इंटरेस्ट बढ़ा, उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आइए हम उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं और बता रहे हैं कि इन जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनियों का जो इंडिया में आगमन हुआ वह उनका आने का जो टाइमिंग रहा, उनका जो क्रमबद्ध रहा, यानी कि कौन से कंट्री कब आई और कौन सी कंट्री अंतिम समय में आई, इसी के बारे में आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और पूरी तरह से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, किसी तरह का अगर मन में क्वेश्चन उत्पन्न होता हो तो आप पर्सनल जो कॉन्टेक्ट नंबर हर समय, हर वीडियो में, प्रत्येक वीडियो में वो आपके सामने दिखाई दे जाती है,
और उस पर लिख भी दिया जाता है। उस नंबर से आप संपर्क करके अपनी अंदर की जितनी भी परेशानियां होंगी वह आप पूछकर उस परेशानियां को दूर कर सकते हैं। ऐसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में बहुत सारी बात ऐसी है कि जो हम बताने जब चलते हैं तो हमारे लिए भी कुछ कम पड़ जाता है। हम कभी कभी कुछ स्टूडेंट का कॉल भी आता है कि सर ये बुक में नहीं है, लेकिन हर पब्लिकेशन का जो बुक होता है वो अपने अपने अनुसार देता है, लेकिन उस सीरियल में, उस क्रम में बहुत सारी जो है इवेंट्स यानी कि जो घटनाएं हैं उसको वह पब्लिकेशन छोड़ देता है, लेकिन हम उसको छोड़ने का काम नहीं कर सकते हैं। हम तो आपको उसको बताने का प्रयास करवे करेंगे। और इसी क्रम में आज हम ये टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं, अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया। देखिएगा, आप अपने बुक में जब स्टडी करेंगे, जो वर्तमान में जो बुक आपके सामने है उसमें डायरेक्ट जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शो करने के बाद, उनको बताने के बाद, उनके बारे में कुछ जो है चर्चा करने के बाद वो डायरेक्ट 1691 यानी कि 1691 ईस्वी के बाद की घटनाओं को वह प्रदर्शित करते चला गया। लेकिन उससे पहले भी कई सारा यहाँ पर इवेंट्स हुई हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी की चर्चा करेंगे, उसमें ये कुछ और कंट्री, उसकी अगर हम आपको न बताएं तो शायद यह सही नहीं होगा। तो आइए हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम और कुछ बताएंगे। आपको लास्ट जो इससे पहले वाले जो वीडियो में बताए थे और उसमें जो हम पूरी डिटेल्स बताने का जो आपको प्रयास किए थे, उसके अंतिम में बोले थे कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तब उनको कई सारे कंपनियों से अचानक से प्रतिद्वंदिता बढ़ गई, लेकिन एक्चुअली ये प्रतिद्वंदिता जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद से उत्पन्न की। वो नहीं चाहती थी कि कोई कंपनी यहाँ पर रहे, क्योंकि वो जिस उद्देश्य से यहाँ पर वो एंट्री ली हुई थी उस उद्देश्य में वह सफल नहीं हो पा रहे थे। तो उस सफलता को पाने के लिए उन्होंने अपने सारे कंट्रियों के साथ वह लड़ाइयाँ शुरू की और उनको यहाँ से हटाने का, यहाँ से भगाने का वो प्रयास किए। तो आइए स्टूडेंट, वो क्रम कैसे उत्पन्न हुआ, वह कैसे इस तरह का घटनाएं जो है बनी और चली, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में हम लिखे हैं द पोर्टुगीज वे आर द फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव एंड सेट अप ये ट्रेडिंग बेस इन इंडिया। ऑलरेडी आप जान चुके हैं कि इंडिया में जो पहला कंट्री था वह था पोर्टुगीज यानी कि पुर्तगाल, और वहाँ के कंपनी इंडिया में आकर अपना एक व्यापारिक केंद्र के रूप में जगह जगह पर स्थापित की। और वह जगह क्या था, देखिए यहाँ पर भी लिखा था सेटअप सेवरल ट्रेडिंग सेटलमेंट एट, कहाँ, वह उनका जो ट्रेडिंग यानी कि जो व्यापारिक केंद्र कई जगह पर स्थापित हुआ, वह उस रूप में उस समय में ये है गोवा, दमन, दीव एंड सरस्वती बेसिन और भी कई सारी जगह हैं। तो इन सारे जगहों पर जब पोर्टुगीज अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, और क्योंकि यह एक समुद्री जो बंदरगाह होती थी वहाँ पर ये इनका स्थित हुआ करता था, और जगह जगह से ये अपने आइटम्स को खरीदकर यहाँ से लाते थे, यहाँ पर लाते थे और इसको अपने देश यानी कि अपने मार्केट में वो भेजने काम करते थे। ठीक, यहाँ पर आप जान चुके हैं इस पॉइंट का मीनिंग, और इस पॉइंट का मीनिंग तो हम कई बार बता चुके हैं, कई रूपों में, कई शब्दों में। हम जितना इजी से इजी जो शब्द होनी चाहिए उस शब्द का प्रयोग करके आपको बताने का काम करते हैं और प्रयास करते हैं। मेरा प्रयास यही रहता है कि आप आसानी से इसको समझ सकें। सेकेंड पॉइंट आता है कि इनके बाद हम प्रीवियस वीडियो में इस बात की चर्चा की थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आने का टाइमिंग क्या था, वो किस नंबर पर आई थी।
तो पहला तो आपने जान गए हैं कि ये पोर्टुगीज आए थे। दूसरा डच और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो भारत में आई थी, इनका टाइमिंग था 1595। क्या था? 1595। ये आपके बुक में जो दी हुई है वो 1602 में दी हुई है। यहाँ पर हम उस बात को भी चर्चा कर रहे हैं। वह उनका आने का टाइमिंग था 1595, लेकिन आने के बाद जो वो अपने कंपनी का जो फॉर्मेशन किया, जो यहाँ पर एस्टेब्लिश करने का जो प्रोसेस किया, यानी कि उसकी जो शुरुआत की, वह जो थी वहाँ देखिए कब की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्मेड इन 1600। यहाँ पर आपको मिल गया 1602। 1602 ईस्वी में इन्होंने अपने कंपनी को ट्रेडिंग के रूप में स्थापित किया। और कहाँ कहाँ किया? तो देखिए सेंटर्स सूरत, कोचिन, टिकट, नागपट्टनम, देखिए इसमें हाँ है, यहाँ पर है नागपट्टनम, मछलीपट्टनम एंड त्रिशूर। अब देखिए इन सारे जगह पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि डेनमार्क, इनकी भी कंपनी इन्हीं सारी जगहों पर स्थापित हो रही है। ऑलरेडी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इनका जो पोर्टुगीज का ऑलरेडी पहले से यहाँ पर स्थापित है, ये आप जान रहे हैं। और जब ये इनका टाइमिंग 1595 है, लेकिन इसी के बीच में हम देखिए इसमें ये थर्ड पॉइंट जो है वो फ्रेंच यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हम यहाँ पर शो की है। इसके जो थर्ड नंबर पर जो है वह है ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिश कंपनी की बात आती है। यानी कि थर्ड टाइमिंग यानी कि थर्ड जो क्रम है, तीसरे नंबर पर भारत में जो एंट्री जो देश की कंपनी लेती है वह है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आप उसमें जाने हुए हैं कि वह 1600 यानी कि 1600 ईस्वी में इंडिया में, उसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में काफ़ी सारे चर्चाएं की हैं, उसके बारे में हम आपको बताने का काम किए हैं। फिलहाल इस पॉइंट में आप पहले जान लीजिए। तो यहाँ पर ये देख लीजिए पोर्टुगीज कहाँ है, ये सारे दमन, दीव एंड रेसिन। अब आता है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो है वह कहाँ है? तो सूरत, कोचिन, टिकट, नागपट्टनम, ये मछलीपट्टनम एंड त्रिशूर। आप इसको जान गए, पूरी अच्छी तरह से समझ गए। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। वी आर लास्ट यूरोपियन पावर्स टू इंटर इंडिया। आइए, ये जो कंपनी आई है यानी कि फ्रांस की जो कंपनी आई है, वो अगर यूरोपियन कंट्रियों में जो सबसे शक्तिशाली कंट्री की अगर बात आती है, ये ही चार कंट्री उस समय पावरफुल कंट्री मानी जाती है। पहला पोर्टुगीज, दूसरा जो है आपका डच यानी कि डेनमार्क, थर्ड नंबर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और फोर्थ जो है वह फ्रेंच यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया। अब ये इनके यूरोपियन कंट्रियों में यानी कि पावरफुल कंट्रियों के जो आगमन की जो क्रम आती है, इनकी क्रम लास्ट मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद कोई भी पावरफुल कंट्री यूरोपियन कंट्रियों में से कोई भी इंडिया में एंट्री नहीं कर पाई। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये इंडिया सेटअप ट्रेडिंग कंपनी, ये सेटअप यहाँ पर देखिएगा ट्रेडिंग सेंटर्स कहाँ? सूरत, मछलीपट्टनम, माई, संदीप नगर, ये भी यहीं पर अपनी व्यापारिक कंपनी स्थापित कर रही है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये सारे के सारे कंट्री तो यहीं पर अपना ट्रेडिंग सेंटर स्थापित कर रही है, तो क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इनको जो आइटम चाहिए था वो सारे आइटम्स तो इन्हीं सारी जगहों पर मिल रही थी, और यहीं से तो इनका आने जाने का मार्ग भी तो स्थापित था। चाहे वो कोई भी कंट्री आती, आना और जाना इसी जगहों से होती थी, और इनको जो आइटम चाहिए था वो भी सारे इसी जगह से प्राप्त हो रही थी। और इसमें जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका हमने
नहीं लिखा क्योंकि उसको प्रीवियस वीडियो में हमने पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन के रूप में शो किए हुआ था, तो वहाँ से उसको लेकर आप समझ सकते हैं। अब ये तो आप जान गए, सब में कॉमन आ गया, सारे के सारे ये चारों कंट्री की जो कंपनियां थी वो सारे कंपनी इन्हीं सारे जगहों पर अपना ट्रेडिंग जो सेंटर स्थापित की हुई थी। अब आते हैं कि इनको उस समय, आप तो ये जान रहे हैं, हम बार बार इसको आपको बताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि वो उनका जो मेन उद्देश्य था, यानी कि वो जिस आइटम के प्रति वो अट्रैक्ट हुए थे वह था स्पाइसेस यानी कि मसाले। लेकिन वह जब मिल गए तब उसके बाद उनको कई सारे आइटम्स यहाँ पर दिखा और उसके प्रति भी इनकी इंटरेस्टेड बढ़ती चली गई, यानी कि वो दिलचस्पी बढ़ गई क्योंकि उनका भी डिमांड उनके मार्केट में था और वो डिमांड काफ़ी ज़्यादा था। आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए इंडियन स्पाइसेस, यहाँ पर एक लाइन आपको देते हैं स्पाइसेस, तो ये तो आपको जितना चाहे उससे कहीं अधिक बार हम इसके बारे में बता चुके हैं। फिर प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी आपको बताया है कि इनके अलावा यहाँ कुछ उनका रॉ मटेरियल था, उसमें आपको सिल्क कॉटन का हमने चर्चा कर दिया था, उसके बारे में बताया था कि इनको भी, लेकिन इनके अलावा देखिए सिल्क ऑलरेडी जानते हैं, टेक्सटाइल कपड़े, इंडिगो ये यहाँ पर एक नया फिर आ गया आपके सामने। अब इसका प्रयोग वो वहाँ पर किस लिए करते थे, तो ये क्लोथ को डाई करने के लिए यानी कि रंगने को लेकर ही करते थे और इसीलिए ये भी आइटम इनको दिखा और इस आइटम्स को भी उनके लिए काफ़ी जरूरी समझे। अब आते हैं ये अगला साल्ट पिकर्स। अब इनका क्या जरूरी था, तो इसके ब्रैकेट में हम लिख दिए हैं कि ये साल्ट पिकर क्या है, इनका वो प्रयोग किस लिए करते थे और उसका प्रयोग उनके लिए किस रूप में था। तो देखिए मेकिंग गन पाउडर। अब गन का मतलब तो जानते करते हैं बंदूक, हथियार जो भी है, और उनमें जो वह गोली वोली या उसको बनाने के लिए इसका प्रयोग करते थे, यानी कि गन पाउडर। यहाँ आपको अब ये क्लियर हो गया कि समझ में आ गया कि ये साल्ट पिकर का यूज वो किस लिए करते थे। ये इंडिगो का यानी कि कपड़ों का कलर करने के लिए, उसको रंगने के लिए इस इंडिगो का प्रयोग करते थे। इसका भी वो बृहद मात्रा में इंडिया से ही वो प्राप्त करना चाहते थे। और बाकी ये सारे आइटम्स जो था वह तो ऑलरेडी आप जान ही रहे हैं। अब देखिए ये वेयर वेरी मच इन डिमांड इंडिया। अब यूरोप में ये सारे आइटम्स का बहुत ज़्यादा डिमांड था, वर्ल्ड वाइड डिमांड था और उनको यहाँ पर ये सारे आइटम बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते थे, बहुत ईजी वे में। इनके लिए उनको किसी तरह का कोई भी ज़्यादा लेबर करने की आवश्यकता नहीं होती थी। अब आता है कि ये सब जब मिलिए रहे था, सब आइटम्स इनको प्राप्त हो रहा था, तो फिर इनके बीच में इस तरह की कंपटीशन क्यों बढ़ गई, ऐसा क्या वजह? कंपटीशन तो आप घर में करते हैं, जब एक दूसरे को ये आगे पीछे यानी कि पीछे करने का जब नेचर बन जाता है तो वहाँ पर वो कंपटीशन अपने आप आ जाता है। तो यहाँ पर सबको ज़रूरत इसी आइटम्स की थी, ये कॉमन आइटम्स था। तो आइए आप देखते हैं अगला पॉइंट में, हम सब पॉइंट के द्वारा आपको बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि हम आपको बोलकर भी ओरली भी काफ़ी समझा रहे हैं, लेकिन ओरली के साथ साथ ओरल जब होता है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी बातें मिस कर गए। तो इसके लिए आपको बोर्ड पर वो सारा टॉपिक भी हम शो कर दिए हैं, उस टॉपिक के भी माध्यम से आप समझ सकते हैं दोनों, जिसको कहते हैं रिटन एंड ओरल दोनों। तो आइए अब आगे आते हैं एक ये अगले पॉइंट पर, द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वेयर इंटरेस्टेड इन बाइंग सिमिलर गुड्स। आप जान गए कि ये सारे के सारे यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनीज थी वह एक समान आइटम्स को ही खरीदने में उनकी दिलचस्पी थी। अब जो आइटम पोर्टुगीज को चाहिए वही आइटम डेनमार्क को भी चाहिए, वही आइटम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी चाहिए, तो वही आइटम
फ्रांस को भी चाहिए। अब ये सारे आइटम जब सभी को चाहिए तो निश्चित है इसमें कहीं से भी आपको संदेह नहीं होनी चाहिए, किसी तरह कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि वो कंपटीशन तो बढ़ेगी। अब कंपटीशन इतना तेज बढ़ने लगा कि अब उन आइटमों पर बोली लगने लगी। हालांकि उस दौर में ये बोली के क्रम में इंडियन को प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब इन यूरोपियन कंट्रियों में भी ये प्रतियोगिता आप कह सकते हैं कि इनके अंदर जो कंपटीशन थी वो इतनी तीव्र रूप ले ली कि अब एक दूसरे का ही ये लोग दुश्मन बन बैठे। आइए उसको भी जान लेते हैं। दिस लेड टू इंटेंस राइवलरी रिजल्टिंग इन वायलेंट। अब परिणाम क्या हुआ इनका कि अब यह हिंसात्मक रूप ले लिया। अब ये इनका परिणाम हुआ वह हिंसात्मक। अब कहीं से भी अब ये लोग शांत रहने के मूड में नहीं थे, तो नतीजा क्या हुआ? क्राइसिस विच आर नेम्ड एज ट्रेड वार। और जब परिणाम इनका वायलेंट रूप में होने लगा तो इसी क्लैशिंग में यानी कि इसी को हम ट्रेड वार के नाम से जानते हैं। लड़ाई अब इनमें होने लगी। अब एक दूसरे कंट्रियों को नीचे दिखाने के लिए, उनको भगाने के लिए अब इनके पास युद्ध के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया था, क्योंकि सारे कंट्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पाने की इच्छा जागृत हो चुकी थी। अब जो ताकतवर होगा उसी को ज़्यादा ये बेनिफिट होगा। लेकिन इस सारे कंट्रियों में, इन सारे के सारे जितने भी ये 4 पावरफुल जो कंट्री है, इनमें ये भावनाएं अगर सबसे ज़्यादा किसी में ये जागृत थी तो वह थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने जो नियम का फॉलो करते हुए इंडिया में एंट्री लिया था, अब वो वहाँ पर तो अपना एंट्री के लिए वो सोल राइट ले ही चुके थे, एकात्मक अधिकार तो उनको प्राप्त हो चुका था। वही अधिकार अब इंडिया में भी वो पाना चाहते थे। वो यहाँ पर भी चाहते थे कि उनके अलावा कोई और कंट्री यहाँ पर राइज न कर सके या उनका कोई प्रतिद्वंदी कंट्री यहाँ पर न रह सके। और इसके लिए वह अब आपस में ही वह अब लड़ाई यानी कि कह सकते हैं कि अब युद्ध वो शुरू कर दिए। तो इसके बाद वाला पॉइंट क्या है कि दे इवेंट स्टार्टेड विथ फोर्टिफिकेशन। अब इन सारे कंट्रियों में अब किलाबंदी शुरू होने लगी थी। जो जहाँ था वो अपने क्षेत्र को एक्वायरिंग करना शुरू कर दिया था, अपने मार्ग पर वह एक तरह से कैप्चरिंग करना शुरू कर दिया था। और अराउंड देयर ट्रेडिंग पोस्ट, अब वो जहाँ पर भी उनका व्यापारिक क्षेत्र था, जो पोस्ट था, उसके आसपास के जो मार्ग था, जो क्षेत्र था, उस पर ये अपना किलाबंदी शुरू कर दिए थे। नतीजा क्या हुआ कि अब इसमें जो पावरफुल थे, जो ताकतवर थे, वो तो टिक पाए, और जो ताकतवर नहीं थे, अब वह जो है ताकतवर जो नहीं थे उनको यहाँ पर टिकना संभव नहीं था। अब स्लोली ये देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो किसको हुआ? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह कमज़ोर पड़ गई, और नतीजा क्या हुआ कि अब इंडिया से वो भागने में ही अपना भलाई समझा, और इस तरह से उनके कंपनी का जितना भी ट्रेडिंग पोस्ट था वह एक तरह से पतन हो गया। डिक्लाइन मीन्स क्या होता है? पतन यानी समाप्त। अब वो उनका कोई भी यहाँ पर ट्रेडिंग पोस्ट नहीं टिक पाया। तो इसका लाभ किसको मिला? ईस्ट इंडिया कंपनी को। देखिए कैसे कैसे उनका ग्रो हो रहा है। इसका लाभ किसको मिला? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब जो लास्ट पॉइंट जो इस बोर्ड पर हम लिखे हैं वह क्या है? देखिए नाउ अब पोर्टुगीज वेयर लेफ्ट विथ ओनली। अब पोर्टुगीजों का भी जो दायरा था वह सिमट कर रह गया। उनका भी जो कहाँ पर रह गया था? तो ओनली गोवा, दीव एंड दमन। अब यही उनके नियंत्रण में रह गया। तो पूरी तरह से अब इनका क्षेत्र खाली हो चुका था। नतीजा उनके कंट्रोल में कुछ ज़्यादा अब क्षेत्र नहीं रह गया था। तब दे ओनली पावर गिव टू रेसिस्टेंस टू ब्रिटिशर्स और द फ्रेंच। अब ब्रिटिश को अब सबसे ज़्यादा अगर कोई इनको क्या कह सकते हैं, अगर इनको प्रतिद्वंदी के रूप में सामने खड़ा था तो वह फ्रांस था।
यानी कि अब बस इन्हीं से सामना करना पड़ा था। लेकिन फ्रांस इनको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा टक्कर दे रही थी, काफ़ी इनसे वो अपनी प्रतिद्वंदिता के रूप में इनके सामने खड़ा की हुई थी। और इनके बीच में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, उस लड़ाई को 3 रूप में लड़ी। ब्रिटिश को ये टक्कर देने में कोई पीछे नहीं रह गए थे। तो आपने इसमें जाना, और वह अंतिम जो पावरफुल कंट्री जो ब्रिटिश के सामने खड़ी थी, अब सिर्फ फ्रांस थी। 2 कंट्री से तो वह निपट चुके थे, उनको यहाँ से, इंडिया से वह बाहर कर चुके थे लगभग पूरी तरह से। अब फ्रांस इनके सामने, वह इनको सामना कर रहा था। तो अब इस फ्रांस के बारे में हम जानेंगे, और इसे ही हम एंग्लो फ्रेंच वार के, यानी कि उसमें कर्नाटक वार के बारे में जानेंगे। और वो वार 3 वार के रूप में हुआ है। तो अब हम जो है वर्तमान में इतना ही तक जानते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे फ्रेंच जो है एंग्लो वार्स के बारे में, और अब ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में किस तरह से वह युद्ध हुआ, किस तरह से उन फ्रांस को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया से बाहर कर दी। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो स्टूडेंट, अगर किसी तरह का फिर भी मन में प्रॉब्लम बनता है, या आपको वह लग रहा है कि नहीं हम अच्छी तरह से नहीं समझ पाए, तो पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और उसको पूरी तरह से आप हमसे उसका सॉल्यूशन पाइए। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ओके, थैंक्स।